तो बच्चों, आपके पेपर का नाम क्या है जी? आपके पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक। कल हमारी पहली क्लास थी और आज हमारी दूसरी क्लास है बिजनेस स्टैटिस्टिक की। तो कल वाली क्लास में बच्चों, ये आपके पेपर का नाम लिखा हुआ है और हमने आपको एक चैप्टर शुरू करवाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। और हमारा डिस्कशन, हम स्टैटिस्टिक के बारे में आपको बता चुके हैं, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना और उन शब्दों का मतलब क्या है बता चुके हैं, और स्टैटिस्टिक को जन्म किसने दिया बता चुके हैं, और स्टैटिस्टिक की विशेषताएं। हमें लगता है बच्चों कि हमें आज स्टैटिस्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं पढ़नी है वो ये वाली पढ़नी है, सिंगुलर सेंस। क्या कहते हैं आप बताओ? कि हमें लगता है कि आज हमें सिंगुलर सेंस वाली विशेषताएं पढ़नी है। और हमें एक बात का जवाब और दे दो, एक बात का जवाब और दे दो कि ये विशेषताएं नई वाली है कि पुरानी वाली? ये विशेषताएं नई है कि पुरानी है? पुरानी, नई। नई मतलब मॉडर्न अप्रोच होगा, पुरानी मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच होगा। तो बच्चों का जवाब है, मानसी ने कहा है सर ये नई है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो पुरानी वो वाली थी, ट्रेडिशनल, ये वाली नई विशेषता है। तो कल हम आपको पुरानी वाली विशेषताएं पढ़ा चुके हैं बच्चों, आज हमें आपको नई विशेषताएं पढ़ानी है। ठीक, नई विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। इस नई वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के विशेषताओं के दो नाम हैं। इस नई वाली विशेषताओं के दो नाम हैं। आइए देखें वो दो नाम क्या है। पहला नाम है सिंगुलर सेंस वाली विशेषता। तो पहला नाम है सिंगुलर सेंस यानी एक वचन वाली विशेषता, और दूसरा नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड। दूसरा नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि सांख्यिकी रीतियां। तो इस वाली ये कैरेक्टरिस्टिक्स के दो नाम हैं, एक वचन वाली विशेषता या सांख्यिकी रीतियां, इंग्लिश में सिंगुलर सेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड। यानी एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ ले, आपको एक ही बात लिखनी है। चलो बच्चों, जरा बताना चालू करते हैं। क्या बच्चे एक शब्द समझते हैं? स्टेप्स। स्टेप्स, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है ना सब स्टेप्स हैं, स्टेप्स 1 से लेकर 6। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसे करके। हाँ बच्चों, आइए पता लगाएं क्या मतलब हुआ यहाँ पर लिखी बातों का। जो ये 6 विशेषताएं हैं, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स। ध्यान दीजिएगा। पहले कहानी सुनाते हैं। तो पहले बच्चों हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और तब बाद में हम इसको समझाएंगे, बाद में। तभी तो आप रुक जाओ, पहले आप क्या सुनो? कहानी सुनो। ठीक। हमारी कहानी में एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा, उसे बड़ा शौक है। किस चीज का? उसे कॉइन्स कलेक्शन का शौक है। कॉइन्स कलेक्शन मतलब सिक्के इकट्ठा करने का। और उसके पास एक बड़ा सा डब्बा है, बड़ा सा बॉक्स। उसके पास एक बड़ा सा डब्बा है और वो इसमें क्या करता है? सिक्के इकट्ठा करता है, सिक्के। इसको 1 रुपया मिलता है सिक्का, रख दिया बॉक्स में। इसको 2 रुपया मिलता है, रख दिया बॉक्स में। इसको 5 रुपए का सिक्का मिलता है, इसको 10 रुपए का सिक्का मिलता है। तो आप सभी जानते हैं जनरली 4 ही तरह के सिक्के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन थोड़ा रेयर होते हैं। ये 4 तरह के सिक्के बच्चों इसको मिलते रहते हैं, ये बॉक्स में रखता रहता है। और यहाँ हजारों रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, हजारों रुपए, ढेर सारे पैसे। मगर सब सिक्के हैं, सब सिक्के। ठीक, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, सब सिक्के हैं। अब ध्यान देना, तो इसका पूरा बॉक्स लगभग भर चुका है, लगभग भर चुका है। तो ये छोटा बच्चा जो कि मात्र 7 या 8 साल का है, छोटा सा है, और बॉक्स में सिक्के इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, बहुत दिनों से इकट्ठा कर रहा है, पूरा बॉक्स भर गया है। सृष्टि कह रही है 20 का सिक्का भी होता है। सृष्टि हमने क्या बोला? यहाँ पर ऐसे सिक्के हमारी कहानियों में है जो नॉर्मल है। आप सभी जानते हैं 20 के सिक्के उतना ज्यादा रेगुलर नहीं है,
कम है कम है, वरना तो 50 का भी सिक्का होता है, वरना तो 100 का भी सिक्का होता है। आरबीआई तरह तरह के सिक्के निकालती है। टॉपिक पर आते हैं, मेरी कहानी। क्या बच्चों को यहाँ तक की कहानी क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर यहाँ तक की कहानी क्लियर है। छोटा बच्चा है, सिक्के इकट्ठा करता है, डब्बे में डालता है, डब्बा फुल है, 1 का 2 का 5 का 10 का सिक्का पड़ा हुआ है। जल्दी बोलो बच्चों चैट बॉक्स में कि हाँ सर यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलो शिवांगी, सृष्टि सब कह रही है हाँ सर, मानसी। अब ध्यान देना बच्चों, घर जो बच्चे का परिवार है, फैमिली है, तो जो बच्चे का परिवार है, फैमिली है, ये फैमिली जो है, सबको पता है कि अगर किसी को फुटकर पैसा चाहिए, अगर किसी को फुटकर पैसे चाहिए, खुले पैसे चाहिए, तो बच्चे के पास जाओ। तो मम्मी 500 का नोट ले आती है बच्चे के पास, बेटा ये 500 का नोट पकड़ो, चेंज दे दो। पापा आते हैं, बेटा 500 का नोट पकड़ो, चेंज दे दो। कभी अंकल आते हैं, बेटा तुम तो 2000 का नोट पकड़ो, चेंज दे दो। तो हर कोई उसके पास क्या आता है बच्चों? फुटकर मांगने। सबको पता है कि इसके पास चेंज मिलेगा। मम्मी को मंदिर जाना है तो फुटकर चाहिए, चिल्लर चाहिए। पापा को कुछ काम है तो उन्हें चेंज चाहिए, तो हर कोई इसके पास आता है। लेकिन सबकी डिमांड अलग होती है, डिमांड। कभी कभी मम्मी कहती है 500 का नोट पकड़ो और मुझे सिर्फ 1 रुपए वाले सिक्के देना। तो मम्मी क्या डिमांड करके जाती हैं कि 500 का नोट पकड़ो और मुझे सिर्फ 1 का सिक्का देना। अब ये क्या करेगा? बच्चा 500 का नोट जेब में रखेगा, अपना डब्बा पलटेगा और उसमें से छांटेगा, क्योंकि मम्मी का आदेश क्या है? मुझे सिर्फ 1 वाला सिक्का चाहिए। तो वो छांटता है बेचारा, 1 1 रुपए वाले 500 सिक्के तो मम्मी को देता है। पापा आते हैं, ये पकड़ो 500 का नोट, मुझे केवल 2 का सिक्का दो। तो फिर बेचारा डब्बा पलटता है और बहुत ध्यान से 2 का सिक्का छांटता है। क्योंकि बच्चे आप भी जानते हो कि 1 का 2 का सिक्का बड़ा मैचिंग मैचिंग होता है ना, होता है कि नहीं? कि जब तक शक्ल ना देखो 1 लिखा है कि 2 लिखा है, समझ नहीं आता 1 का है कि 2 का है। तो पापा आ रहे हैं, उनको 1 का चाहिए, मम्मी आ रही है उनको 2 का चाहिए, अंकल आ रहे हैं, भाई मुझे तो खाली 5 वाला चाहिए। सारे बच्चे बताओ बच्चा परेशान है कि नहीं? आप लोग बताओ कि छोटा बच्चा परेशान है कि नहीं? मम्मी को 1 वाला चाहिए, डब्बा पलटो 1 वाला छांटो। पापा को 2 वाला चाहिए, डब्बा पलटो 2 वाला छांटो। अंकल को 5 वाला चाहिए, डब्बा पलटो 5 वाला छांटो। दादाजी को 10 वाला चाहिए, डब्बा पलटो 10 वाला छांटो। बच्चा बड़ा परेशान है, उसका बहुत टाइम खराब हो रहा है छांटने में। उसको बहुत मेहनत लग रही है छांटने में। तो बच्चे को लगा यार अब तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा, बहुत मेहनत पड़ रही है, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। ये बच्चा अब क्या किया? ये बच्चा बाजार गया, मार्केट गया। मार्केट से मार्केट से क्या बच्चे गुल्लक समझते हैं? गुल्लक, हाँ गुल्लक। तो ये मार्केट से गुल्लक लाया, मगर ऐसी ओपन वाली। ओपन कर लो, ओपन कर लो, होने की फोड़ डालो, हाँ ओपन कर लो, बंद कर लो, खोल लो, बंद कर लो। तो बच्चा गुल्लक लाया, ठीक। ये बच्चा कुल मिलाकर 4 गुल्लक लाया, 4। चलो भाई ये गुल्लक ले आया, मगर कितनी गुल्लक? 4, और चारों ओपन वाली है, यानी कि फोड़ोगे तभी खुल पाएगी, खुल जाती है। तो 4 गुल्लक आ गई भाई। अब इसने गुल्लक पर स्टिकर चिपकाया, स्टिकर। स्टिकर देखना, स्टिकर 1 रुपया पहली गुल्लक पर, 2 रुपया दूसरे गुल्लक पर, 5 रुपया तीसरे गुल्लक पर, 10 रुपया चौथी गुल्लक पर। उसने सब पे स्टिकर चिपका दिया। अब इसने अपना बड़ा वाला डब्बा, सारे सिक्के उलट दिए एक आखिरी बार। सारे सिक्के इसने जमीन पे उलट दिए और सबको छांट छांट के रखना चालू कर दिया। इस वाली गुल्लक में सिर्फ 1 वाला, इस वाली गुल्लक में सिर्फ 2 वाला, इस वाली गुल्लक में सिर्फ 5 वाला सिक्का, और इस वाली गुल्लक में 10 वाला सिक्का। मेरा बच्चों से क्वेश्चन, क्या अब ये बॉक्स खाली हो चुका है पूरी तरह से? बोलो कि क्या ये बड़ा वाला डब्बा पूरी तरह से खाली हो चुका है? हाँ, जवाब आ रहा है बिल्कुल सर, ये खाली हो चुका है। सही है, ठीक है। और बच्चों सारे सिक्के कहाँ भर गए? कुछ इस गुल्लक में, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, ठीक।
और सब पे स्टिकर लगाए, 1 वाला, 2 वाला, 5 वाला, 10 वाला। अब मम्मी आती है, अब मम्मी आती हैं, 500 का नोट पकड़ो। मम्मी कहती है 500 का नोट पकड़ो और मुझे केवल 1 वाला सिक्का चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, सीधे वो इस गुल्लक को उठाता है, ढक्कन खोलता है और फटाफट 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 मम्मी को 500 सिक्के गिन के दे देता है। पापा आते हैं, 500 का नोट पकड़ो, मुझे केवल 2 का सिक्का चाहिए। बच्चा सीधे इस गुल्लक के पास आता है और 2 वाला धड़ाधड़ धड़ाधड़ सिक्का गिन के पापा को दे देता है। आप बताओ बच्चों, क्या हमारे इस छोटे बच्चे को अब मेहनत कम पड़ती है? क्या हमारे इस छोटे बच्चे को अब मेहनत कम पड़ती है? 1 वाला चाहिए तो फटाक से गुल्लक उठाई, धड़ाधड़ गिनकर दे दिया। 2 वाला चाहिए तो गुल्लक उठाई, फटाफट गिनकर दे दिया। 5 वाला चाहिए तो 5 ही गुल्लक उठाई, फटाफट गिनकर दे दिया। मेहनत कम पड़ी ना बच्चों? जी हाँ, कम पड़ी। बहुत टाइम बच रहा है, मेहनत कम पड़ रही है, इरिटेशन कम हो रहा है। तो बच्चों, हमारा ये छोटा बच्चा, जब हमारा छोटा बच्चा एक बड़े से डब्बे में सिक्के इकट्ठा कर रहा था बहुत दिन पहले, तो जब हमारा छोटा बच्चा एक बड़े से डब्बे में सिक्के इकट्ठा कर रहा था, एक डब्बे में हर तरह के सिक्के, उसका नाम था कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्के इकट्ठा करना। वो सिक्के संग्रहित कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, एकत्र कर रहा था, वो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स कर रहा था, जब वो सिर्फ एक बड़े से डब्बे में सिक्का इकट्ठा कर रहा था। मगर बाद में उसने क्या कर दिया, बाद में उसने ये डब्बा खाली करके छोटे छोटे डब्बों में या गुल्लक में सिक्के भर दिए अलग अलग करके। तो बच्चों, यहाँ पर जो हुआ ना, उसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉइन्स। कि आपने कॉइन्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। 1 वाले अलग जाओ, 2 वाले अलग जाओ, 5 वाले अलग जाओ, 10 वाले अलग जाओ। तो क्लासिफिकेशन कर दिया सिक्कों का। जब एक बड़े से डब्बे में इकट्ठा कर रहे थे, वो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स था। जब आपने सिक्के अलग अलग कर दिए, 1 वाले अलग, 2 वाले अलग, 5 वाले अलग, 10 वाले अलग, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉइन्स था। हमें तो बस बच्चों से ये जानना है कि क्या आप लोगों को इकट्ठा करना, अलग अलग करना का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया? तो अब हम अपने टॉपिक पे लौट आए। बताओ कि क्या आपको समझ में आ गया, इकट्ठा करना और अलग अलग करना? ठीक। और आप ये भी शायद समझ गए होंगे कि अलग अलग करने से चीजें आसान हो जाती हैं। अलग अलग करने से चीजें आसान हो जाती हैं, मेहनत कम पड़ती है, समस्याएं कम आती हैं, टाइम कम खराब होता है। चलो, बच्चे कहते हैं हाँ सर, चर्चा समझ में आ गई कि मामला क्या है। मगर बच्चों, वहां बात हो रही थी सिक्कों की, और यहाँ बात किसकी हो रही है? आंकड़ों की। यहाँ बात हो रही है आंकड़ों की। आंकड़े मतलब डाटा। ये कुछ लोग डेटा कहते हैं, कुछ लोग डाटा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ वहां बात सिक्कों की हो रही थी और यहाँ बात किसकी हो रही है? आंकड़ों की हो रही है। चलो, पहली बात, आंकड़ों का काम क्या है, डाटा का काम क्या है? देखो बच्चों, अगर आपने कल वाली क्लास ज्वाइन की, तो कल हम आपको एक बात बताए थे, गोल्स, लक्ष्य। कि स्टैटिस्टिक पहले लक्ष्य तय करती है, बाद में काम करती है। बोलो, सही बात है कि नहीं? स्टैटिस्टिक पहले लक्ष्य तय करती है, बाद में काम करती है। जनसंख्या गिनना है तो लक्ष्य तय किया, बाद में काम करेंगे। साक्षरता का पता लगाना है, लिटरेसी का, लक्ष्य तय किया, बाद में काम किया। तो स्टैटिस्टिक पहले अपना गोल सेट करती है, लक्ष्य तय करती है, बाद में काम करती है। तो हमारा एक लक्ष्य है, चलो मान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य है पॉपुलेशन का पता लगाना, चाहे किसी राज्य, किसी स्टेट की, और चाहे किसी पूरे कंट्री की, देश की, कि हमें जनसंख्या का पता लगाना है, मान लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या लक्ष्य है भाई? जी, जनसंख्या का पता लगाना है। तो नंबर 1, आंकड़े इकट्ठा करो। तो नंबर 1, आंकड़े इकट्ठा करो। घर घर जाओ, दरवाजे खटखटाओ, पूछो लिखो, पूछो लिखो, और तुम्हारे घर में कितने आंकड़े इकट्ठा करो। तो बताओ बच्चों, क्या पहला पॉइंट समझ में आया? नंबर 1, आंकड़े इकट्ठा करो। तो नंबर 1 क्या करना है? आंकड़े इकट्ठा करना है। अच्छा, कर लिया इकट्ठा, कर लिया इकट्ठा, अब क्या? अब अलग अलग करो। अब क्या करो? अलग अलग करो। अच्छा, पहले आंकड़े इकट्ठा कर लिए। मान लो जनसंख्या का पता लगाना है, तो आंकड़े इकट्ठा कर लिए, घर घर गए, लोगों से पूछा, घर घर गए, लोगों से पूछा, लिखा लिखा लिखा, आंकड़े इकट्ठा हो गए। अब क्लासिफिकेशन कर लो भाई,
अब अलग अलग कर लो, चलो पता लगाएं क्या मतलब अलग अलग कर ले। अब अलग अलग कर लो, बच्चे अलग कर लो, बूढ़े अलग कर लो, जवान अलग कर लो, अलग अलग कर लो जैसी तुम्हें आवश्यकता है। जैसे उस बच्चे को आवश्यकता थी एक दो चार और एक दो पांच और 10 का सिक्का अलग कर लिया, तो जैसी तुम्हें आवश्यकता है, जैसी तुम्हें जरूरत है, उस हिसाब से अलग अलग कर लो। बच्चे अलग करो, बच्चे अलग कर लो, जवान अलग कर लो, बूढ़े अलग कर लो, या मेल अलग कर लो, फीमेल अलग कर लो, या ओबीसी अलग कर लो, एससी एसटी अलग कर लो, और जनरल अलग कर लो। तो समझ गए बच्चों, अलग अलग कर लो, जैसी तुम्हें आवश्यकता है उस हिसाब से अलग अलग कर लो। पहले आंकड़े इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करने के बाद अलग अलग कर लो। तो पहले हमें बच्चों से जानना है कि क्या पॉइंट 1 और 2 क्लियर है, तब हम आपको पॉइंट नंबर 3 समझाएं और 3 की तरफ ले चलें। बताओ कि हाँ सर, यहाँ तक चर्चा हमें क्लियर है। इकट्ठा कर लिया आंकड़े और इकट्ठा करने के बाद अलग अलग कर लिया। चलो जवाब आ गया कि हाँ सर, समझ गए कि पहले आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, कलेक्शन, और इकट्ठा करने के बाद जैसी हमें आवश्यकता है, जैसी हमें जरूरत है, उस हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है, वर्गीकरण कर लिया जाता है। अब दर्शाओ, दिखाओ। तुमने इकट्ठा कर लिया, हाँ। तुमने अलग अलग कर लिया, हाँ। तो अब उन आंकड़ों को दर्शाओ, दिखाओ, प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो, प्रस्तुत करो। तो सवाल उठा कैसे? इकट्ठा कर लिया है, अलग अलग कर लिया है, अब कैसे दर्शाएं या दिखाएं? कैसे? सुनिए बच्चों, चार्ट बनाने आता है तो चार्ट बना के दिखाओ, ग्राफ बनाने आता है तो ग्राफ बना के दिखाओ, चार्ट बनाओ, ग्राफ बनाओ। चित्र बनाने आते हैं, डायग्राम, तो डायग्राम से दिखाओ। टेबल बनाने आता है तो टेबल से दिखाओ। तो चार्ट बनाकर दिखाओ। इकट्ठा तुमने कर लिया है, अलग अलग तुमने कर लिया है, अब बारी है दिखाने की, प्रेजेंट करने की, प्रस्तुत करने की। तो प्रस्तुत करो। चाहे चार्ट बना सकते हो तो बनाओ, चाहे ग्राफ बना सकते हो बनाओ, चाहे डायग्राम बना सकते हो बनाओ, चाहे टेबल बना सकते हो बनाओ, लेकिन दिखाओ। अब इन आंकड़ों को प्रेजेंट करो, दिखाओ। तो ये हो गया तीसरा। इकट्ठा करिए, अलग अलग करिए, दिखाइए। कैसे दिखाएं? माध्यम क्या होगा, जरिया क्या होगा? चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम अच्छे से दिखा सकते हो, दिखाओ। चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ से। चौथे पर चलना चाह रहे हैं? बोलो बोलो कि 3 तक क्लियर। इकट्ठा करो, अलग अलग करो, दिखाओ। चौथे पर चलना चाह रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, जी हाँ। तो बच्चे कह रहे हैं जी सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चौथे पे चल सकते हैं। इकट्ठा कर लिया, नंबर 1, इकट्ठा कर लिया। अलग अलग कर लिया, नंबर 2। दिखा दिया, कैसे दिखाया? कैसे? चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, टेबल बना दिया, ग्राफ बना दिया, दिखा दिया। मगर बच्चों, मगर बच्चों, कठिन है, कठिन, कठिन है। मतलब, अरे चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ कठिन है, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। आप बताओ बच्चों, क्या हर आम आदमी एक्सपर्ट बैठा है? क्या हर आम आदमी एक्सपर्ट बैठा है? हर किसी को नॉलेज है चार्ट, डायग्राम, टेबल और ग्राफ देखने की? हाँ। क्या हर आम आदमी एकदम समझ जाता है, हाँ हाँ मुझे चार्ट रीड करने आता है, डायग्राम, टेबल, ग्राफ रीड करने आता है? नहीं भैया। हाँ। अब आप बताओ, एक आम आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आप बता रहे हो भैया देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, हाँ ऐसा बता रहे हो आप उसको कि देखो यहाँ ग्राफ कैसे कैसे जा रहा है, या अरे भाई क्या जानेगा चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ? तो भैया आम आदमी चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ को रीड नहीं कर पाता, उसके बस की बात नहीं है। ये एक्सपर्ट के बस की बात है चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ रीड करना। तो तुमने दिखा तो दिया है, तुमने दिखा तो दिया है चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ, मगर ये आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो अरे भैया इसको आसान करो, बहुत कठिन है, आसान करो, सरल करो। तो ये चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ बहुत बड़े हैं, छोटा करो। तो बड़े को छोटा करो, कठिन को सरल करो, आम आदमी के समझने योग्य बनाओ। क्या करें, क्या करें यार, ये प्रेजेंटेशन बड़ा टफ है।
टेबल, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ टफ है, आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, बड़ा है, छोटा करना है, कठिन है, आसान करना है, आम आदमी समझ नहीं पा रहा है, समझाना है, क्या करें? एनालिसिस कर लो भैया, क्या कर लो? एनालिसिस कर लो, विश्लेषण कर लो। उससे क्या होगा? विश्लेषण से बड़ी चीजें छोटी हो जाएंगी, एनालिसिस से बड़ी चीजें छोटी हो जाएंगी, कठिन चीजें आसान हो जाएंगी और हर आम आदमी के समझने योग्य हो जाएंगी। बोलो बच्चों, समझ बात आई क्या? एनालिसिस, एनालिसिस। अरे भैया पूरा कोई समझ नहीं पाएगा प्रेजेंटेशन, चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ कोई समझ नहीं पाएगा, आम आदमी नहीं समझ पाएगा चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ। तो भाई एनालिसिस कर लो, अपने प्रेजेंटेशन का एनालिसिस कर लो, विश्लेषण कर लो। विश्लेषण से क्या होगा? अब बड़ी चीजें सिमट जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, कठिन चीजें आसान हो जाएंगी, बड़ी चीजें छोटी हो जाएंगी, कठिन चीजें आसान हो जाएंगी, हर आम आदमी के समझने योग्य हो जाएंगी। तो एनालिसिस कर लो। अगर आप कहोगे सर बात तो समझ गए कि एनालिसिस का बड़ा फायदा कि बड़ी चीजें हो जाती हैं छोटी, कठिन चीजें हो जाती हैं आसान, और हर आम आदमी, हर कॉमन मैन, जनरल पर्सन, लेमैन, हर आम आदमी के समझने योग्य हो जाती हैं। तो बड़ी चीजें छोटी कर लो, कठिन चीजें आसान कर लो, हर आम आदमी के समझने योग्य कर लो। सर कैसे किया जाता है एनालिसिस? सर एनालिसिस होता कैसे है? तो बच्चों एनालिसिस कैसे होता है? अरे भैया पूरे वर्ष यही तो सिखाने वाले हैं, पूरे वर्ष हम एनालिसिस से तो सिखाएंगे। पूरे वर्ष हम आपको क्या सिखाएंगे बच्चों? एनालिसिस का मेथड सिखाएंगे। क्या बच्चों ने सुना है? मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, स्केवनेस। अरे ये सब क्या है? मेथड है। क्या होगा इससे? एनालिसिस किया जाएगा और क्या। तो पूरे साल यही तो पढ़ाना है, एनालिसिस का मेथड। आगे चले। तो पूरे साल क्या पढ़ना है? यही एनालिसिस के मेथड वगैरह पढ़ने हैं, मीन, मीडियन, मोड वगैरह और जो भी चीजें होती हैं। हाँ बच्चों, तो हमें लगता है कि हमने आपको पॉइंट 1 2 3 4 तक समझा दिया है। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम आंकड़े इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद अलग अलग करो, अलग अलग करने के बाद दिखाओ, दिखाओ चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ। मगर ये बड़े कठिन हैं तो कठिन को आसान बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे एनालिसिस कर दिया, अब इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन करो। सर ये क्या है? अब बच्चों इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का मतलब होता है रिजल्ट्स। हाँ, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। तुमने आंकड़े इकट्ठा किए, अलग अलग किए, दिखाए, बड़े को छोटा, कठिन को आसान किया। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है। क्या तुम जनसंख्या गिन रहे थे? ये रही। क्या तुम साक्षरता का पता लगा रहे थे? ये रहा। क्या तुम लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल वगैरह गिन रहे थे? ये रहा। क्या तुम प्रॉफिट या सेल्स या वेजेस, सैलरी कुछ गिन रहे थे, पता कर रहे थे, एवरेज? ये रहा। तो बच्चों नंबर 5 में हमें क्या मिल जाता है? रिजल्ट। नंबर 5 में हमें मिल जाता है रिजल्ट, जो हम चाहते थे हमें मिल गया। तो बताइए पांचवा क्लियर हो गया बच्चों कि जो हम चाहते थे हमारे हाथ लग चुका है। तो आपको कहना चाहिए तो सर छठवे की क्या जरूरत है? जो हम चाहते हैं अगर हमें वो मिल गया तो भला छठवें की क्या जरूरत है? पहले हमको ये बता दो कि हाँ सर मेरा 5 तक तो क्लियर है, 5 तक तो मेरा क्लियर है। आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को अलग अलग करना, तो इकट्ठा करना, अलग अलग करना, दिखाना, और कठिन को आसान, बड़े को छोटा, आम आदमी के समझने योग्य बनाना, और फिर जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल गया, तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया, रिजल्ट आ गया। ठीक, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है भाई, फैज, श्रुति, आपको कह रहे हो समझ में आ गया। छठवां सुन लो। बच्चे बात बताओ, अगर अगर हमें भविष्य का अंदाजा हो जाए, जैसे सन 2021 चल रहा है, अगर हमें भविष्य का अंदाजा हो जाए 2025, 2030, 2040,
हाँ, कि अगर हमें भविष्य का अंदाजा हो जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हम तैयारी कर सकते हैं ना। अगर हमको अंदाजा लग जाए कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हम तैयारी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमको पता ही ना हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो हम कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना, पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य का अंदाजा लगाना। तो पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? भविष्य का अंदाजा लगाना, कि आज हालात ऐसे हैं। नंबर 5 ये रहा रिजल्ट कि आज हालात ऐसे हैं। तो नंबर 6, भविष्य में 2025 में क्या हालात होंगे, 2030 भविष्य में क्या हालात होंगे, हाँ, और 2040 में हालात क्या होंगे। तो पूर्वानुमान बच्चों, पूर्वानुमान, आज हालात ऐसे हैं तो भविष्य में कैसे होंगे। तो न केवल आज के बारे में जानो बल्कि भविष्य के बारे में जानो, भविष्य में हालात कैसे होंगे। और जब आप भविष्य के बारे में सोचोगे तो आप अभी से उसके प्रिपरेशन कर सकते हो, अभी से आप आने वाले खतरों का सामना करने के लिए रेडी हो सकते हो। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को यहाँ लिखी हर बात समझ में आ चुकी है? बोलो बोलो, कि न केवल आज की बातें जान के खुश होना है बल्कि आपको भविष्य की बातें भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में हालात कैसे होंगे ये भी जानना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भविष्य के बारे में जानोगे तो आपको आगे आने वाली चुनौतियों, खतरों के बारे में पता चल जाएगा और आप अभी से उसकी तैयारी कर सकते हो, अभी से। और अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा। क्या बच्चों ने एक नाम सुना है? कोडक। पता नहीं नाम भी सुना है कि नहीं, कोडक। बच्चों, जब आप लोग बहुत छोटे थे, जब आप लोग बहुत छोटे थे, तो जो कैमरा होता था रील वाला, उसमें रील भरती थी, रील, और एक रील से 30-35 फोटो खिंचाता था। सुन रहे हो कि नहीं? जब आप लोग बहुत छोटे थे तो कैमरा होता था, कैमरा, उसमें रील पड़ती थी, लोग रील धुलवाते थे, एल्बम, एल्बम में फोटो रहती थी। घर पे देखे ही होगे, पुराना पुराना, ठीक है। तो वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी कोडक, जो रील, कैमरा, ये सब बनाती थी। प्रवीण कह रहे हैं 2008 के पहले। हाँ प्रवीण, पुरानी बात ही हम कर रहे हैं कि कोडक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो ये एल्बम बेचती थी और रील बेचती थी, कैमरा वगैरह बेचती थी। इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन ये इतनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, मगर जानते हो आज कहाँ है? बंद हो चुकी है, दिवालिया हो गई थी, कंगाल हो गई थी, इंसॉल्वेंट हो गई थी बच्चों, बंद हो चुकी है। कारण कि इसने भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया, इसने भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया। जमाना डिजिटल हो रहा था, डिजिटलाइजेशन चल रहा था, डिजिटल, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली चल रही थी, तो इसने अंदाजा भविष्य का नहीं लगाया। बाकी कंपनियां आज भी बची हैं, सोनी कंपनी आज भी बची है, बाकी कंपनी आज भी बची है, लेकिन कोडक समाप्त हो गई क्योंकि उसने भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया। तो भैया भविष्य का अंदाजा लगाना पड़ता है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं प्रवीण? कह रहे हैं नैनो कार वाला एग्जाम्पल दीजिए। प्रवीण, अभी हमको जो सूट किया हमने दे दिया एग्जाम्पल। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। नैनो कार का मुझे लगता है सूट नहीं करेगा, तो इकट्ठा कीजिए, अलग अलग कीजिए, दिखाइए, बड़े को छोटा, कठिन को आसान करिए, आम आदमी के समझने योग्य बनाइए। जो आप चाहते हैं आपको वो मिल गया, मगर न केवल आज की बातें करें, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आप जानें। तो भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आप जानें। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, एक एग्जाम्पल और सुनना। तो बात है मेरे ख्याल से सन 2013 की शायद बात है, 2013 की। 2013 में बच्चों क्या हुआ? एक सर्वे हुआ, सर्वे पूरे वर्ल्ड में हुआ था, सर्वे। और पता करना था सोशल साइट के बारे में, सोशल साइट। तो एक सर्वे हुआ सोशल साइट के बारे में कि कौन सी सोशल साइट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, नंबर 1 है, सबसे ज्यादा यूजर है। तो बच्चों, जब ये सर्वे का रिजल्ट आया, रिजल्ट मतलब इंटरप्रिटेशन, तो रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा फेसबुक, ठीक, कि दुनिया की नंबर 1 सोशल साइट कौन है? फेसबुक।
सभी बच्चे सुने होंगे कि मार्क जकरबर्ग इसके क्या है, मालिक है। कुछ लोग जुकरबर्ग कहते हैं, कुछ लोग जकरबर्ग कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो हमको जकरबर्ग ही लगता है। तो बच्चों मार्क जकरबर्ग क्या है? मार्क जकरबर्ग फेसबुक कंपनी के मालिक हैं। तो सर्वे में बताया गया कि वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल साइट कौन है? फेसबुक है। ये बात है लगभग 2013-14 के आसपास। तो मार्क जकरबर्ग को पता चला कि भाई मेरी फेसबुक क्या है, पूरी दुनिया में नंबर 1 सोशल साइट है, सबसे बड़ी सोशल साइट, सबसे ज्यादा यूजर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय। मगर मार्क जकरबर्ग खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए, एकदम खुश नहीं हुए। बोले नहीं, हमको आज नहीं जानना है, हमें जानना है अपना भविष्य, पूर्वानुमान कि भविष्य में क्या होगा वो बताओ। चलो सर्वे और आगे बढ़ा। अब सर्वे ने क्या किया, 2000 सर्वे ने आगे बताया, उसी 2013 में बताया, सर्वे ने बताया कि 2019 तक फेसबुक बंद हो जाएगा, ऐसा बताया। मार्क जकरबर्ग को बताया गया कि भाई 2013 में कि आज तुम नंबर 1 हो, मगर तुम 2019 में बंद हो जाओगे। तो मार्क जकरबर्ग वो खुश हुए भी नहीं थे कि आज हम नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भविष्य बताओ, और कहा गया तुम 2019 से बंद हो जाओगे। तो मार्क जकरबर्ग ने पूछा कि 2019 में नंबर 1 पे कौन होगा? तो मालूम पड़ा कि नंबर 1 पर होगा व्हाट्सएप, नंबर 2 पर होगा इंस्टाग्राम। ठीक, तो ये मालूम पड़ा कि 2019 तक व्हाट्सएप नंबर 1 होगा, नंबर 2 इंस्टाग्राम होगा। तो मार्क जकरबर्ग को ये बात कब मालूम पड़ गई थी बच्चों? 2013-14 में, कि 2019 तक हमारा बैंड बजने वाला है, बुढ़िया बिस्तर बंद होने वाला है, और व्हाट्सएप नंबर 1 होने वाला है, इंस्टाग्राम नंबर 2 होने वाला है। अब मार्क जकरबर्ग बच्चों 2013-14 में पता चल गया, वो क्या करने लगे? तैयारी। तो वो करने लगे तैयारी। तो मार्क जकरबर्ग ने पूछा भाई ये व्हाट्सएप नंबर 1 होगा, इसका मालिक कौन है? तो मालूम पड़ा कि 2 पार्टनर ने मिलकर बनाई थी। एक ब्रायन एक्टन थे, एक जेन कोम था, मगर मेन आदमी जो था वो जेन कोम है। का जेन कोम जो है ये व्हाट्सएप का मालिक है। बोले ठीक है, मार्क जकरबर्ग बोले ठीक है, बुलाओ इसको, मैं इससे व्हाट्सएप खरीदूंगा। लोग बताए कि साहब ना बुलाओ, मानेगा नहीं, क्योंकि एक बार आपकी फेसबुक में नौकरी मांगने आया था, आपके लोगों ने उसको रिजेक्ट मार दिया था, यार बेकार आदमी हो तो हमारे लायक नहीं हो। तो फेसबुक ने इसको नौकरी में नहीं रखा था, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, मानेगा नहीं। मार्क जकरबर्ग बोले चलो यार बुलाओ ना, देखते हैं। तो जेन कोम से कई महीने तक मीटिंग करते रहे मार्क जकरबर्ग, करते रहे और बड़ी मुश्किल से मनाया। और फिर जितना हमें याद है कि 16 अरब डॉलर में ये डील हुई थी, 16 अरब डॉलर में। कहा तुम्हें कैश भी देंगे, तुम्हें फेसबुक का शेयर भी देंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्थान भी देंगे। तो कैश भी दिया, शेयर भी दिया, और फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको, जेन कोम को स्थान भी दिया। तब जाकर इन्होंने व्हाट्सएप बेच दिया, और तब फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो आज व्हाट्सएप का मालिक कौन है? फेसबुक वाले ही व्हाट्सएप के मालिक हैं, मार्क जकरबर्ग वगैरह। तो बच्चों समझे आप कि मार्क जकरबर्ग को जिससे खतरा था उसी को खरीद लिया। और इतना ही नहीं, मार्क जकरबर्ग ने, फेसबुक वालों ने इंस्टाग्राम को भी खरीद डाला। तो आज फेसबुक वालों का ही व्हाट्सएप भी है, आज फेसबुक वालों का ही इंस्टाग्राम भी है। उनको 2014 में खतरा मालूम पड़ गया था, 13-14 में, कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? अब कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ये तो हमारे ही हैं। तो आज भी बच्चों, आज 2021 चल रहा है, और वो भविष्यवाणी गलत साबित कर दी गई कि फेसबुक 2019 में बंद हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज? फोरकास्टिंग। कि मार्क जकरबर्ग ने अगर फोरकास्टिंग न की होती तो कोडक की तरह उनका भी राम नाम सत्य हो जाता। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है कि आपको इकट्ठा भी करना है, आपको अलग अलग भी करना है, आपको दिखाना भी है, आपको आसान और छोटा और आम आदमी के समझने योग्य भी बनाना है, और आपको रिजल्ट भी मिल चुका है, मगर रिजल्ट जान के खुश नहीं होना है, भविष्य में क्या होने वाला है इसका पता भी लगाना है, ताकि आप आने वाले चुनौतियों, खतरों का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तो बच्चों, हमें लगता है कि हमने आपको समझा दिया। क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चों? जी, फैज, पूजा, बाकी बच्चे बोलो कि आगे चला जाए। जी हाँ, श्रुति, शिवांगी सब कह रहे हैं जी सर आप आगे चल सकते हैं। मानसी, ठीक है बच्चों, अब हम आगे चल रहे हैं। हमारा नया टॉपिक कहता है
सृष्टि। ठीक है बच्चों, आगे चल रहे हैं जी। नया टॉपिक, स्कोप या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का क्षेत्र, स्टैटिस्टिक का क्षेत्र कहां कहां तक फैली है स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का महत्व किन के लिए फायदेमंद है स्टैटिस्टिक। तो आओ पता लगाए बच्चों, कहां कहां तक फैली है स्टैटिस्टिक, कौन कौन यूज करता है स्टैटिस्टिक, और किसके किसके लिए फायदेमंद है स्टैटिस्टिक। चलिए देखते हैं किसके किसके लिए। बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक, सभी बच्चे जानते होंगे। बैंक का काम है लोन देना और लोन पर लोगों से इंटरेस्ट वसूलना। ठीक है, तो बैंक का काम क्या है, लोन देना, लोन देकर उस पर इंटरेस्ट वसूलना। बैंक का काम है लोगों के पैसे अपने पास जमा करवाना, बैंक का काम है लोगों के पैसे अपने पास जमा कराना और उनको भी क्या देना, इंटरेस्ट देना। तो बैंक लोन देता भी है, बैंक पैसा रखवाता भी है, जिसको जिसको लोन दिया उससे इंटरेस्ट वसूलता भी है, और जिसका पैसा अपने पास रखवाया है उसको इंटरेस्ट देता भी है। तो बैंक को बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और लोन दिया है तो लोन डूबता भी है, तो प्रोविजंस फॉर बैड डेट भी बनाना पड़ता है, प्रोविजंस भी बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों बैंक लोन देता भी है, बैंक लोगों का पैसा अपने पास रखता भी है, लोन देता है तो ब्याज वसूलता भी है, और पैसा अपने पास जमा करवाता है तो ब्याज देता भी है, प्रोविजंस भी मेंटेन करता है। इसका मतलब बैंक को बड़े सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो वो किसकी मदद लेता है बच्चों, स्टैटिस्टिक। किसके लिए फायदेमंद है स्टैटिस्टिक, अरे बैंक वालों के लिए, और किसके लिए, बैंक वालों के लिए। बोलो आगे चले, बैंक वाला मामला क्लियर। बैंक को बड़े कैलकुलेशन करने हैं भैया, तो उनको जरूरत पड़ती है किसकी, स्टैटिस्टिक की, कैलकुलेशन के लिए। हाँ आगे चलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, तुम क्या करते हो, हम सुरक्षा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। तुम मर गए, परिवार वालों को मदद करेंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी मदद करेंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल तुम्हारे स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे, कुछ हुआ तो भरपाई करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेंगे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बाइक लड़ गई, कार चोरी हो गई, हम मदद करेंगे। तो बीमा कंपनी क्या देती है, सुरक्षा, बुरे वक्त में हम भरपाई करेंगे, मगर फोकट में नहीं। आपसे क्या वसूलेंगे हर साल, प्रीमियम, सुना होगा ना बच्चों ने कि प्रीमियम, कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम वसूलती है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल पर, और आपको सुरक्षा का वचन देती है, और आपको कोई नुकसान होता है तो आपको भरपाई करती है। मगर आपसे वो क्या वसूलते हैं बच्चों, प्रीमियम। तो क्या प्रीमियम का कैलकुलेशन होता होगा, चाहे वो बाइक का इंश्योरेंस प्रीमियम हो, चाहे वो जीवन बीमा प्रीमियम हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो, क्या इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का कैलकुलेशन करना पड़ता है। हाँ, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जी वो इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक का। तो बैंक को प्रीमियम के कैलकुलेशन में कौन मदद करता है, स्टैटिस्टिक। आगे बताएं जी, आगे सुनिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी बच्चों, ट्रांसपोर्ट कंपनी, हाँ भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों, ट्रांसपोर्ट मतलब हम पैसेंजर, यात्री यहाँ वहां पहुंचाते हैं, हम माल, गुड्स यहाँ वहां पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, माल यहाँ वहां ढोना, यात्री यहाँ वहां ढोना। ठीक, तो हम माल और यात्री यहाँ वहां पहुंचाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन वाले, जैसे जैसे बस वाले, जैसे जैसे हवाई जहाज एयरलाइंस वाले, हाँ जैसे पानी का जहाज शिप वाले। तो बहुत लोग हैं, ओला उबर वाले, हम सुना होगा ना, ओला उबर टैक्सी कंपनीज। तो ये लोग यात्री और माल को यहाँ वहां पहुंचाते हैं। तो बच्चों भाड़ा लेते होंगे ना, बताओ, भाड़ा लेते होंगे ना, फ्री में थोड़ी ना यहाँ वहां पहुंचाते हैं, भाड़ा लेते होंगे, फ्रेट लेते होंगे, टिकट बेचते होंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी भाड़ा लेती है। लेकिन आप सोचो कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो अपना ट्रक और बस वगैरह जो भी चला रहे हैं, ट्रक, बस, ट्रेन, एयरलाइंस, ईंधन लगता होगा ना, फ्यूल लगता होगा ना। हाँ, कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये बस, ट्रक, ट्रेन, ओला उबर, शिप, ईंधन लगता होगा ना, ईंधन, फ्यूल लगता होगा ना।
डीजल लगता होगा, पेट्रोल लगता होगा, सीएनजी लगता होगा, कोई और तरह का ईंधन लगता होगा, या कम से कम बिजली, ट्रेन बिजली से चल रही है तो बिजली लगती होगी। तो ईंधन फोकट में फ्री में थोड़ी ना आता, पैसे लगते हैं ना। और आप सभी जानते हैं डीजल पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे, गैस का दाम ऊपर नीचे, सब इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट है, ऊपर नीचे, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो बच्चों हर दिन ईंधन का दाम ऊपर नीचे। और ईंधन से क्या डिसाइड होता है? भाड़ा। तो आप बताओ, भाड़ा भी लगभग हर दिन बदलता होगा कि नहीं? भाड़ा भी हर दिन बदलता होगा कि नहीं? जब ईंधन का दाम हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है तो भाड़ा भी तो ऊपर नीचे होता होगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी को भाड़ा बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता होगा? हर हफ्ते, हर 2 दिन पर, हर 3 दिन पर, हर 15 दिन पर कैलकुलेशन करना पड़ता होगा। अब भाड़ा इतना रखो, अब भाड़ा इतना रखो, इतना रखो, इतना रखो। एक यात्री को 1 किलोमीटर ले गए, इतना भाड़ा रखो। एक यात्री को 1 किलोमीटर गए, अब भाड़ा इतना रखो। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, भाड़ा कैलकुलेशन। तो वो किसकी मदद लेती है बच्चों? स्टैटिस्टिक। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या कैलकुलेट करना है? भाड़ा, फ्रेट, सेल ऑफ टिकट्स, टेकिंग। तो वो इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक का। बिजनेस के लिए सहायक बच्चों, बिजनेस मैन को क्या जानना है? यही कि हमारे बिजनेस का फायदा और नुकसान। और फायदा नुकसान कैसे जानोगे भैया? कैलकुलेशन करेंगे, स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे। ठीक, तो बिजनेस मैन क्या करता है? बिजनेस करता है। बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस आप निकालोगे कैसे? कैलकुलेशन करेंगे, मतलब स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ बच्चों, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री कौन होते हैं भाई? अर्थशास्त्री जो देश की इकोनॉमी में मदद करते हैं, सलाह मशवरा देते हैं देश के मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, या फिर आप कह लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह को। तो अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है और वो सलाह देते हैं मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि वो पॉलिसी बना सके। तो अर्थशास्त्री भी किससे मदद लेते हैं बच्चों? स्टैटिस्टिक्स से। तो अर्थशास्त्री ज्ञान प्राप्त करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, और देश की इकोनॉमिक संबंधी सलाह देते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कभी कभी वहां अर्थशास्त्रियों का, इकोनॉमिस्ट का छपता है आर्टिकल न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इकोनॉमी के बारे में। अगर आप हमसे कहोगे कि सर आपके निगाह में अभी लिविंग लेजेंड, जिंदा भारत का महान अर्थशास्त्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम भारत का, तो हम तो भाई अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेंगे। कि मनमोहन सिंह ये महान अर्थशास्त्री रहे हैं बच्चों। बात अलग है, अब एक तरह से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, मगर मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री रहे हैं। 1991 की बात है, भारत एकदम कंगाल हो चुका था बच्चों। भारत एकदम कंगाल हो चुका था, इतना कंगाल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेश में अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया। एकदम रिजर्व्स थे ही नहीं, फंड्स थे ही नहीं भारत के पास। तो भारत कंगाल हो गया था। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मनमोहन सिंह। और इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई बच्चों की, भारत को कंगाली से धनी बना दिया था। एकदम इकोनॉमी संभाल ली थी। उस समय के लोग बोले व्हाट अ मैन, क्या आदमी है भाई, मान गए। पक्ष विपक्ष सब उसकी उनकी तारीफ करने लगे, चाहे वो सत्ता में थे या नहीं थे, कि भाई मानना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री है, बाकी और भी है। एक अर्थशास्त्री की तो डेथ हो गई, अरुण जेटली जी, उनका निधन हो गया। वो भी अच्छे, काफी जानकार इंसान थे। तो बहुत सारे देश में अर्थशास्त्री हैं। हाँ भाई बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, जिन्हें अर्थव्यवस्था की नॉलेज होती है, न केवल देश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की। और वो गवर्नमेंट को अक्सर सलाह देते हैं, पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। लेकिन वो खुद नॉलेज प्राप्त करते कहाँ से हैं? वो स्टैटिस्टिक की मदद से नॉलेज प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ बच्चों, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी संस्था को योजना बनानी है, योजना। तो किसी संस्था को योजना बनानी है, तो योजना बनाने के लिए वो किससे हेल्प मांगेंगे? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक आपको आंकड़े देगी, स्टैटिस्टिक आपको आंकड़े देगी, और आंकड़ों से आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक आपको डेटा देगी, आंकड़े देगी, और आप उससे भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। मतलब स्टेट, राज्य। तो स्टैटिस्टिक और किसके लिए?
उपयोगी है राज्य। तो बच्चों एक राज्य है, एक राज्य दूसरे राज्य से कंपेयर कर सकता है। स्टैटिस्टिक आपको क्या देगी? डेटा देगी। मेरी जनसंख्या, तुम्हारी जनसंख्या, हमारा राज्य तुम्हारा राज्य, मेरी जनसंख्या तुम्हारी पॉपुलेशन, मेरे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय तुम्हारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय, मेरे यहाँ की साक्षरता तुम्हारे यहाँ की साक्षरता, मेरे यहाँ का जन्म दर मृत्यु दर तुम्हारे यहाँ का डेथ रेट और बर्न रेट, लाइफ रेट क्या है। तो आप अपनी तुलना सामने वाले से कर सकते हो, पता कर सकते हो किन किन मामलों में हम उनसे पीछे हैं, किन किन मामलों में हम उनसे आगे हैं, और जिनमें पीछे हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपनी तुलना सामने वाले राज्य से कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक ने हमारे राज्य को डेटा दिए और आप अपनी तुलना सामने वाले राज्य से कर सकते हो। और न केवल आप सामने वाले राज्य से तुलना कर सकते हो, बल्कि आप अपनी तुलना अपने आप से भी कर सकते हो। आप अपनी तुलना अपने आप से कर सकते हो। हमारी जनसंख्या इस वर्ष इतनी, इस वर्ष इतनी, इस वर्ष इतनी, इस वर्ष इतनी, हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय हर वर्ष इतनी, तो हर साल हमारे यहाँ चीजें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है। तो अपनी तुलना खुद से कर लो अलग अलग वर्षों से, या अपनी तुलना सामने वाले से कर लो। तो स्टैटिस्टिक आपको आंकड़े देगी और आप इन आंकड़ों से क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो, तुलनाएं कर सकते हो, कभी सामने वाले से राज्य से और कभी अपने आप से डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स से। हमें बच्चों से जानना है कि क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। बच्चों बताइए। हाँ भाई, बच्चे कहते हैं जी सर, चर्चा समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। बैंक को कैलकुलेशन करना है, लोन दिया, लोन लिया, इंटरेस्ट का, प्रोविजंस का, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम निकालना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को भाड़ा निकालना है, बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस निकालना है, अर्थशास्त्री को अर्थव्यवस्था संबंधी सलाह देनी है, योजनाएं बनानी है, राज्य को अपनी तुलना सामने वाले राज्य से या अपने अलग अलग वर्षों से तुलना करनी है। तो ये सबको कौन मदद करेगा? स्टैटिस्टिक। तो ये रहा स्टैटिस्टिक का क्षेत्र, या इन लोगों के लिए उपयोगी है स्टैटिस्टिक। तो अब हमारे सामने आ रहा है फंक्शन, फिर आ रही है लिमिटेशन। जी हाँ, तो बचा है बच्चों फंक्शन, फिर बचा है लिमिटेशन। आइए चेक करते हैं। फंक्शंस हैं और लिमिटेशंस हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम आपको कल वाली क्लास में इस बारे में बताएंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है बच्चों। और तो बच्चों, तो फिर आज की क्लास हम एंड करना चाहेंगे, कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल ये सब टॉपिक जो आपको दिख रहा है वो पढ़ा जाएगा। कल हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।